आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक को मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसमें जो लास्ट में कुछ लेक्चर बाकी था, मतलब कुछ मैं और भी अच्छे ढंग से थोड़ा चाह रहा हूँ कि उसको रिपीट करके अच्छे ढंग से समझा दूँ, क्योंकि वो लास्ट वाला ये जो पोर्शन है, ये लेक्चर है, वो कंप्लीट मैं ढंग से नहीं कर पाया था। तो मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ। तो चलिए आइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट पी प्रेजेंट रहेगा तो उस पॉइंट पी पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से तो देखिए, हम लोग तो इक्वाटोरियल पोजीशन के बारे में जान ही गए हैं कि इक्वाटोरियल पोजीशन क्या होता है इक्वाटोरियल पोजीशन क्या होता है, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब बाइसेक्टर पे। मतलब देखिए मैं समझा देता हूँ, ये प्लस माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट रहेगा किसी भी जगह पे, तो बोला जाता है कि वो पॉइंट जो है इसके इक्वाटोरियल पोजीशन में, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट है। ठीक है ना, याद रहे पॉइंट पी कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस क्यू के चार्ज के चलते पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर प्लस क्यू चार्ज के वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो मैं समझाया उसको लैंग्वेज में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन एंड ए पॉइंट पी इज प्रेजेंट ऑन इट्स इक्वाटोरियल पोजिशन एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो वही लिखा हुआ है फॉर दिस वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड देन ऐड देम बाय वेक्टर मेथड हम लोग माइनस क्यू के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर प्लस क्यू के द्वारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर दोनों को वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, तो अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये प्लस क्यू चार्ज के वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज के वजह से कितना हो जाएगा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखिए मैं नया फिगर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, नया फिगर को आप लोग देख के समझिएगा। ये प्लस क्यू चार्ज आपका यहाँ पे है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो इस चार्ज के चलते अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, फार्मूला लगाइए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू कर दिए और क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह पे आप देखिए यहाँ पर हम ओ से पी का डिस्टेंस कितना मान ली है। ठीक है, ओ से पी के डिस्टेंस को कितना मान ली है, आर मान ली है ओ से बी जो है एल है, ओ से ए जो है एल है, और आपको देखिए ये वाला क्या है आपका डायगोनल है, बी से पी डायगोनल है, तो डायगोनल बी पी क्या हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे इसको, तो ये आर है ये एल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर हो जाएगा, ये भी उसी तरह से हो जाएगा। तो अब हमको मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब बी पी का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बी से पी है तो बी पी हो जाएगा, तो बी पी का स्क्वायर, और बी पी मतलब देखिए बी पी है कितना बी पी या ए पी कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर जब इतना का स्क्वायर कीजिएगा, चूंकि बी पी का स्क्वायर न है तो बी पी का स्क्वायर है, तो इतना का जब स्क्वायर आप कीजिएगा यहाँ पे तो रूट ये वाला हट जाएगा स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हटा के लिखा है। ठीक है,
अच्छा, डायरेक्शन किधर से किधर की ओर हो जा चुकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन तो बताइएगा। तो देखिए डायरेक्शन किधर रहेगा, ये प्लस क्यू चार्ज के चलते पी पर अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो यहाँ पर क्या कीजिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए और ये प्लस क्यू चार्ज जो होगा इस प्लस क्यू चार्ज को मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल किधर की ओर करेगा, देखिए ये ना रिपेल ऐसे इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है ना, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो रिपेल कर दिया ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये E1 हो जाएगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को ऐसे धक्का देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन उस तरफ हो गया। अब चलिए माइनस क्यू चार्ज के वजह से, ये माइनस क्यू चार्ज है और इसके वजह से ना पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आइए देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो 1/4πε0 Q/r², तो Q कितना AP का स्क्वायर हो गया और फिर 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर है। तो चलिए AP देख लीजिए मेरा, A से P, AP डिस्टेंस कितना है, AP है आपका √r² + l²। और इसका जब आप क्या कीजिएगा, AP का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो वही हो जाएगा आपका ना 1/4πε0 Q/AP²। तो AP² की जगह r² + l² रख दी। डायरेक्शन देख लीजिए किधर से किधर इसका डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा P से, देखिए माइनस क्यू चार्ज है ना और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब चलिए अब हमको क्या करना है, डायरेक्शन हो गया P से A की तरफ ना, टुवार्ड P टू A, ठीक है। तो अब हम लोग को ना E1 E2 देख लीजिए, E1 का वैल्यू इतना है और E2 का वैल्यू कितना आया, इतना आया, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है। ये टुवार्ड B टू P है, मतलब इसका डायरेक्शन देखिए किधर है, B से P, मतलब इसका डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले फिगर को गौर से अब समझिएगा कि E1 और E2 ये दो आपका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो वेक्टर मेथड से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जब वेक्टर मेथड से ऐड कीजिएगा तो वेक्टर मेथड से ऐड करने के लिए आपको दोनों के बीच का एंगल ज़रूरी पड़ेगा, ये वाला एंगल ज़रूरी पड़ेगा आपको। तो ये एंगल कितना है वो हम नहीं बता सकते हैं, आप भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस पे, P पॉइंट पे। अगर जैसे P पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल से इतना ऊपर है तो ये एंगल कुछ दूसरा बन जाएगा। P पॉइंट यहाँ रहता तो यहाँ अगर इस पॉइंट पर रहता तो एंगल कुछ दूसरा बनेगा, इस पॉइंट पर रहता तो एंगल E1 और E2 के बीच का कुछ दूसरा होता। अगर इस पॉइंट पर रहता, यहाँ पे P पॉइंट रहता ना, तो E1 E2 के बीच का एंगल कुछ दूसरा होता है। तो ये एंगल कितना होगा वो हम नहीं जानते हैं ना, वो P के पोजीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हमको ये पता करना है 60 डिग्री 120 डिग्री 320 डिग्री क्या होगा, वो हम लोग को ऐसे जानकारी नहीं होगा। तो फिर कैलकुलेशन करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, तो आप बोल सकते हैं ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए AP जितना है उतना ही BP भी है, √r² + l², ये भी √r² + l²। तो ये क्या है, ये आपका दो साइड अगर बराबर हो गया तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बेस पर का दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिएगा ये थीटा ये थीटा, तो याद रखिए ये आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं ABP, तो ABP एक ट्रायंगल है और इसको आगे हम लोग जब बढ़ाए हैं जिधर E1 है तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल के लिए ना ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा ना, ABP ट्रायंगल है और इस साइड को आगे बढ़ा दिए तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना दूर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये थीटा + थीटा ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हम दूर लिखे हैं ताकि फिगर आपका गंदा ज़्यादा नहीं हो।
तो चलिए 2 थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ। किसके पैरेलल? तो आपको एक्सिस के पैरेलल लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये -q से +q की तरफ आपका एक्सिस ए बी होता है, तो उसी के पैरेलल लाइन हम अपने से ड्रा किए हैं, ठीक है ना। क्यों किए हैं? तो मैं E1 और E2 का कंपोनेंट तोड़ने के लिए किया हूँ मैं ऐसा ना। तो आइए बाद में खुद आ जाएगा समझ में। तो ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा थीटा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, चूँकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है मेरा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब ये पूरा एंगल मेरा कितना है 2 थीटा, और इसमें ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो उधर वाला भी एंगल कितना बचेगा? थीटा ही बचेगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब E1 और E2 जो है ना उसको मैं कंपोनेंट तोड़ता हूँ। तो बताइए E2 जो है या E1 जो है ये किसके साथ कंपोनेंट तोड़ने का मतलब सटा कॉस थीटा हटा साइन थीटा का हम प्रयोग करेंगे। तो E1 जो है वो किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ना? इस लाइन के साथ, इसके साथ। तो इसका एक कंपोनेंट E1 ना कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक, E1 कॉस थीटा। और इसका हटा साइन थीटा मतलब इधर क्या हो जाएगा ना E1 साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। फिर E2 जो है किसके साथ सट करके थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इधर बना रहा है इसके साथ सट के। तो इसी का एक और कंपोनेंट देखिए, यहाँ से ये जो कंपोनेंट है वो E1 कॉस थीटा का है, और इधर ये जो आगे बढ़ा के ऐसे एरो बना रहे हैं वो E2 कॉस थीटा, चूँकि डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, है ना। E2 हटा, देखिए सटा है इधर तो सटा कॉस E2 कॉस थीटा, और हटा इधर है हट करके तो E2 साइन थीटा ऐसे बन जाएगा। E2 साइन थीटा इस डायरेक्शन में नीचे की ओर, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 दोनों बराबर हैं, आपको बताया भी हम। यहाँ पर देखिए E1 का वैल्यू कितना है? इतना। E2 का वैल्यू कितना है? इतना है। तो E1 और E2 दोनों का वैल्यू बराबर है, ठीक है ना। तो अब E1 E2 जब दोनों बराबर है तो अगर आप न E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों बराबर है ना होगा। E1 E2 बराबर है तो दोनों में साइन थीटा लगा देंगे तो वो भी बराबर होगा। अब E1 साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और E2 साइन थीटा का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो दोनों अपोजिट हो गया। और जब दोनों अपोजिट हैं तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे जो बचेगा वो किसके चलते होगा? सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के चलते हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में ना। क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इन लोग अमाउंट में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से, ठीक है ना। तो सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 और E2 के ना हॉरिजेंटल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा का सम के इक्वल हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज है कि नाउ E1 एंड E2 आर सेम इन मैग्नीट्यूड। जो मैं आपको समझाया पढ़ाया उसी को लैंग्वेज में मैं बोल देता हूँ कि इफ़ नाउ E1 एंड E2 आर सेम इन मैग्नीट्यूड ना, इफ़ वी ब्रेक दिस इनटू कंपोनेंट ना, देन दे आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, है ना। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड द टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ना ड्यू टू देयर हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और P पॉइंट पे न जो आपका टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के सम के इक्वल हो जाएगा। सो अब जब सम के इक्वल होगा तो हम लोग सम निकालते हैं। तो सो द टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड न एट पॉइंट P विल बी न E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो E1 कॉस थीटा E2 को E1 और E2 बराबर है ना आपका, तो E2 की जगह E1 कर दिए तो E1 कॉस थीटा 2 E1 कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। ये पार्ट जो है ना मैं वो पिछले क्लास में नहीं समझाया था, तो आप गौर से समझिएगा ना। E2 के जगह हम E1 कर दिए, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए ना बताया गया है कि E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो इक्वल है तो हम लोग जहाँ E2 है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे?
E2 के जगह E1 लिख दिए, ठीक है। तो E1 cos थीटा 2 E1 cos थीटा हुआ, और 2 और E1 का वैल्यू कितना है आप देख के रख लीजिए। E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हम लोग E1 का वैल्यू यहाँ पर रख दिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सोचिएगा सर कॉस थीटा का वैल्यू आप कैसे रखें, ये तो कॉस थीटा का वैल्यू इतना कैसे आ गया सर। तो आइए देखिए कॉस थीटा का वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए यहाँ कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है ना। तो इस एंगल थीटा के लिए चूंकि कॉस थीटा आप निकाल रहे हैं तो थीटा के लिए बी का काम कौन कर रहा है, एल ना, एल काम कर रहा है तो एल हो गया, और एच का काम कौन करेगी, ये हाइपोटेनस √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आया, कॉस थीटा का वैल्यू इतना कैसे है, तो L/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का √ आ गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। और ये देखिए Q, ये Q और ये 2 गुना L करके 2L लिख दिए। अब बताइए ये R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है 1 है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर वहाँ पे कितना है 1, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर ये रूट मैंने पावर कितना है 1/2। तो 1 और 1/2 अगर सेम बेस है तो गुना में पावर जुट जाता है, तो 1/2 जोड़िए तो पावर कितना हो जाएगा 3/2, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ पर देखिए Q गुना 2L का फार्मूला कितना होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ाएं आप लोगों को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं ये P हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो चलिए अब हम लोग लेट करते हैं कि L इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू R। L जो है नेग्लेजिबल है। देखिए हम बता रहे हैं कि L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम डिफिनेशन पढ़ाए हैं आप लोग को याद भी होगा कि अगर न 2 इक्वल अमाउंट का अपोजिट नेचर का 2 इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर का न 2 चार्ज जो है न अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, पॉइंट भी नोटेड, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो होगा न -Q प्लस Q के बीच का डिस्टेंस L और L 2L है। तो 2L क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो वो जब 2L स्मॉल डिस्टेंस है तो L तो अपने आप छोटा होगा, ठीक है ना, L तो अपने आप स्मॉल होगा। तो L क्या है R के कंपेयर में, अभी कौन सा कंडीशन ले रहे हैं, R मतलब कौन सा, O से पॉइंट P का डिस्टेंस ना। तो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं कि अगर L जो है L जो है R से बहुत छोटा है, L इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू R। देन जब L नेग्लेजिबल है तो L को 0 मान सकते हैं, और 0 मान सकते हैं मैंने L स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। अब जब L स्क्वायर 0 हो जाएगा तो R स्क्वायर में आप 0 को ऐड कर भी दीजिएगा तो R स्क्वायर ही न रहेगा, और R स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिएगा, R P/RQ हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। अब हम लोग नोट पढ़ते हैं 2 इंपॉर्टेंट नोट। चूँकि अब देखिए एक बात बताइए, आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आया ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना P/RQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सर डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन सर किधर होगा वो बताइए हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होना चाहिए ना, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, खुद आप लोग अपने से दिमाग लगाइएगा मेरे साथ। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 sin थीटा E2 sin थीटा तो कट गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे किसके चलता है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से। तो ये जो E है, E मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का डायरेक्शन इधर ही ना होगा, क्योंकि E जो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के सम के बराबर है। तो दोनों का डायरेक्शन E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों का डायरेक्शन इधर है, तो E का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो इधर डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन किधर है, न इलेक्ट्रिक डाइपोल के न एक्सिस देखिए माइनस से प्लस Q की तरफ एक्सिस का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अपोजिट है, मतलब पैरेलल है लेकिन अपोजिट है। तो हम लोग पैरेलल है और अपोजिट है तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ना एक्सिस के एंटी पैरेलल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एंटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन चल रहा मन में कि सर ये बताइए कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है कि इक्वाटोरियल पोजीशन में। तो ये बात आपको पढ़ने के पहले आप याद रखिएगा कि एक्सियल और अनएक्सियल का जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों ही एक्सियल पोजीशन में या
इक्वाटोरियल पोजीशन में डिस्टेंस को सेम रखना होगा तब ना कंपेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं ना कि एक्सियल पोजीशन में कोई पॉइंट को पी को रख दीजिएगा 10 सेंटीमीटर पे और इक्वाटोरियल को रख दीजिएगा ना 50 सेंटीमीटर में पॉइंट पी को, तो वो जाहिर सी बात है कि आप ना दोनों में डिस्टेंस बदल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या, तो कंपेयर करने के लिए हमको डिस्टेंस सेम रखना पड़ेगा, इसलिए देखिए डिस्टेंस सेम है। तो अगर मान लेते हैं एक्सियल पोजीशन में कितना होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताइए, 1/4 2 π/r3, और इक्वाटोरियल में कितना होता है 1/4 π अभी निकालें p/r3, तो ये काट दीजिए 2 p/r3 और p/r3, ये r3 ऊपर चल जाएगा, ये r3 नीचे आएगा, ठीक है ना। तो 2p × r3 और p × r3 काटिए, p से p काटिए 2/1, यानी एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन का रेशियो आया 2:1। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल पोजीशन का रेशियो 2:1 होता है, यानी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पोजीशन इज 2:1। एंड अब हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये इक्वाटोरियल है ना, तो ई एक्सियल बराबर लिख सकते हैं ई एक्सियल ना बराबर 2 गुना इक्वाटोरियल, दो गुना ई इक्वाटोरियल। मतलब एक्सियल ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ना कि ई एक्सियल बराबर 2 × ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल, है ना, इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें गुना किए, तो वही लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ना इज द डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वाटोरियल पोजीशन। मतलब एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों ये तभी होता है जब डिस्टेंस आप सेम रखते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर एक्सियल पोजीशन में ना कोई भी सेंटर से अगर आप 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट रखते हैं एक्सियल पोजीशन में, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर पे, और इक्वाटोरियल पोजीशन में जैसे आप एक्सियल पोजीशन में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी रखें और उसी पॉइंट को फिर आप इक्वाटोरियल पोजीशन में ना 10 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे पी पॉइंट को आप रखिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस सेम है तब, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में अब।